Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss some major works of John Milton. So let's start. First question is, Paradise Lost was first published in? Paradise Lost first कब publish किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1667 में। सबसे फर्स्ट एडिशन हमारा 67 में आया था और सेकेंड एडिशन जो था वो 74 में आया था, 1674 में। नेक्स्ट, हाउ मैनी बुक्स आर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक्स है? इसमें हमारे 12 बुक है। जो सेकंड एडिशन आया था हमारा 74 में, 1674 में, उसमें हमारा 12 बुक था। नेक्स्ट, द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज? पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल थीम क्या है? पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल थीम हो जाएगा द फॉल ऑफ मैन एंड टेम्पटेशन ऑफ एडम और ईव। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फॉल ऑफ मैन। Next, Saturn's line "better to reign in hell than serve in heaven" appears in book. Saturn का line "better to reign in hell than serve in heaven" हेवन में, स्वर्ग में नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने हेल में, नरक में ही हम अपने जो हेल है उसी में हम अपना वहाँ पे राज करें। ये लाइन किसने बोला था? बहुत बार सिर्फ ना ये लाइन देता है, उसमें आपको पूछेगा कि ये लाइन किसने बोला? तो वहाँ पे हमारा सैटर्न हो जाएगा। सैटर्न ने ये लाइन बोला था और ये किस में आया था? ये बुक फर्स्ट में आया था। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट इन रिटन इन? पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन? पैराडाइज लॉस्ट जो है उसका लिटरेरी फॉर्म क्या है? ये बहुत सारे पीवाईक्यू बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट का किस फॉर्म में लिखा गया है। इसका हो जाएगा ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, हु लीड्स द काउंसिल ऑफ फॉलन एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट? हु लीड्स द काउंसिल ऑफ फॉलन एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में पैराडाइज लॉस्ट में वहां पे जो काउंसिल था फॉलन एंजल्स का, उसे कौन लीड करता था? तो ये हमारा आ जाएगा इसमें बेल्जेबब। बेल्जेबब को सेकंड इन कमांड भी कहते हैं और वो हेल में सैटर्न के बाद दूसरे पोजीशन पे था। मीन्स वो लीड करने में सबसे पहला सैटर्न था वहां का, उसके बाद फिर उसके बाद बेल्जेबब आता था, इसलिए इसे सेकंड इन कमांडर भी कहते थे, सेकंड इन कमांड। द इन्वोकेशन ऑफ लाइट ऑकर्स इन बुक? इन्वोकेशन ऑफ लाइट क्या है? इन्वोकेशन ऑफ लाइट ऑकर्स इन बुक, ये हमारा बुक थर्ड में आया था। अब हम समझेंगे इन्वोकेशन ऑफ लाइट क्या होता है। इन्वोकेशन ऑफ लाइट होता है जब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे, उस टाइम वो ब्लाइंड हो चुके थे और वो भगवान से प्रेयर करते हैं, गॉड से प्रेयर करते हैं कि उनको एक हॉली लाइट दिया जाए उनके शरीर के अंदर, जिससे वो ऐसा जो गॉड का स्टोरी है, एडम और ईव का स्टोरी है, उसे वो अच्छे से नरेट कर सके। इसे ही इन्वोकेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये तो हमारा किस बुक में है? इन्वोकेशन ऑफ लाइट ऑकर्स इन बुक। ये किस बुक में आया है? ये थर्ड में आया है, बुक थर्ड में। मिल्टन्स म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट इज? मिल्टन्स के म्यूज का क्या नाम था पैराडाइज लॉस्ट में? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुए हैं। तो मिल्टन्स के म्यूज का नाम होता है यूरेनिया। म्यूज कहते हैं एक हॉली स्पिरिट को, एक हॉली स्पिरिट होता है, उसे म्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल? हेल के गेट पे कौन गार्ड करता था? वहां पे कौन वहां का गार्ड था? तो वहां पे गार्ड के रूप में वो सिन और डेथ दोनों वहां पे रहते थे। नेक्स्ट, एडम एंड ईव आर एक्सपेल्ड फ्रॉम एडन इन बुक? एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से एक्सपेल किया गया था, वो कौन से बुक में दिया गया है? तो वो हमारा 12th बुक में दिखाया गया है, बुक 12th में। नेक्स्ट, पैराडाइज रीगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन? पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था, उसके बाद 71 में हमारा 1671 में हमारा पैराडाइज रीगेन्ड आया था, उसके बाद फिर 1674 में पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन आया था। तो ये हमारा हो जाएगा पैराडाइज रीगेन्ड वाज पब्लिश्ड इन 1671 में। नेक्स्ट, पैराडाइज रीगेन्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स? पैराडाइज रीगेन्ड में कितने बुक थे? तो देयर आर 4 बुक्स इन पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड में हमारे 4 बुक थे। द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड इज? अब सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट का फॉल ऑफ मैन है हमारा, और सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड का सेंट्रल थीम हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सेंट्रल थीम होगा द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। उसमें क्राइस्ट को बहुत सारे टेम्पटेशन दिए जाते थे कि उसे बुक वन में, बुक पैराडाइज लॉस्ट में जो हमारा था, उसमें एडम और इव को बहुत सारे टेम्पटेशन दिए जाते थे, जिसके कारण वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिए थे। लेकिन सेंट्रल पैराडाइज रीगेंड में टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट को टेम्पटेशन दिया जाता था, यही हमारा सेंट्रल थीम है। लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं माने थे, सैटन की बात नहीं मानते हैं और वो लास्ट में पैराडाइज को रीगेन कर लेते हैं, क्राइस्ट।
नेक्स्ट, द मेन सेटिंग ऑफ पैराडाइज रीगेंड इन, पैराडाइज रीगेंड का मेन सेटिंग क्या है? ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा द डेजर्ट, द डेजर्ट में ही इसका सेटिंग रखा गया था। और पैराडाइज लॉस्ट का सबसे पहला सीन वहाँ हम कहाँ दिखाया गया था, उसका सेटिंग क्या था? वो सबसे पहले हमारा हेल से ओपन होता है, वो हमारा हेल ही सबसे पहले जब ओपन होता है तो हेल ही उसमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट, सैटर्न टेम्प्ट्स क्राइस्ट इन ऑल एक्सेप्ट, सैटर्न जो है वो क्राइस्ट को टेम्पटेशन देता है, उसमें क्या-क्या होता है? उसमें मनी रहता है, पावर रहता है और बहुत सारी चीज़ रहते हैं, लेकिन उसमें ना लव नहीं रहता है। मनी रहता है, पावर रहता है, मीन्स पावर भी देगा, पैसा भी देगा, ऐसा उनको बोला जाता है कि आपको राजा बना दिया जाएगा, आपके पास पावर होगा, शोहरत होगा, पैसा होगा। लेकिन वहाँ पे कहीं उसे उन्हें लव का ये नहीं दिया जाता है, टेम्पटेशन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, पैराडाइज रीगेंट वाज इंस्पायर्ड बाय, पैराडाइज रीगेंट जो है वो किससे हमारा इंस्पायर होकर के मिल्टन लिखे थे? ये है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक से। नेक्स्ट, पैराडाइज रीगेंट वाज पब्लिश टुगेदर विद, पैराडाइज रीगेंट किसके साथ पब्लिश किया गया था? तो ये हमारा 1671 में सैमसन एगोनिस्टिस भी आया था। तो ये 1671 में सैमसन एगोनिस्टिस के साथ पैराडाइज रीगेंट भी पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, हु बेस्ट कैन सफर बेस्ट कैन डू इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है? हु बेस्ट कैन सफर, जो बहुत ही अच्छे अच्छे से मीन्स बहुत ऊंचे लेवल का सफर कर सकता है, वो बहुत अच्छा काम भी कर सकता है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो ये लाइन हमारा बोला गया था पैराडाइज रीगेंट में। और ये क्राइस्ट के बारे में बोला गया है, जो उनको वहाँ पे 40 डेज़ का जब फास्ट उनसे रखवाया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको बहुत सारे उन पे बहुत कठोर-कठोर यातनाएँ जब उन पे दिया जाता है और वो क्राइस्ट उसको झेल लेते हैं, तो तभी उसी के लिए ये लाइन बोला गया, हू बेस्ट कैन सफर बेस्ट कैन डू इट। तो ये लाइन किससे लिया गया? ये पैराडाइज़ रीगेंट से लिया गया है। नेक्स्ट, द टोन ऑफ पैराडाइज़ रीगेंट इज़ मोर, अब पैराडाइज रीगेंट का टोन कैसा है? तो इसका टोन हमारा हो जाएगा क्वाइट एंड ऑस्टर, ये बिल्कुल ही शांत और एकदम मीन्स सीधा साधा दिया गया है, बहुत ही आडंबर से आडंबर रहित दिया गया, मीन्स इसमें बहुत तड़क भड़क दिखावा नहीं किया गया है, एकदम शांत वाला माहौल इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, सैटर्न्स डिफीट इन पैराडाइज रीगेंड सिंबलाइजेज, सैटर्न का जो डिफीट था पैराडाइज रीगेंड में, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है ट्रायम्फ ऑफ ओबीडियंस, क्राइस्ट जो है वो उसकी बात नहीं मानते हैं और बहुत ही ओबीडियंट बन जाते हैं, वो गॉड के प्रति जो होते हैं वो ओबीडियंट शो करते हैं, ओबीडियंस शो करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, लास्ट टाइम जो है पैराडाइज लॉस्ट में फॉरबिडन फ्रूट खाने पर एडम और इव का फॉल ऑफ हेवन हो गया था, वहां से मीन्स पैराडाइज खत्म हो गया था, वहां से पैराडाइज से निकाल दिया गया था। तो इस बार मैं किसी की बात नहीं मानूँगा, कुछ भी नहीं सुनूँगा और जो भगवान ने बोला है, गॉड ने बोला है, उसे मैं मानूँगा। तो यही इसमें इसका मेन सैटर्न का डिफीट वहाँ पे सिंबलाइज़ करता है, इसी से द ट्रायम्फ ऑफ ओबीडियंस, ओबीडियंस की वहाँ जीत होती है और लास्ट में क्राइस्ट को पैराडाइज़ दोबारा मिल जाता है। नेक्स्ट, सैमसन एगोनिस्टिस वाज़ पब्लिश्ड इन, सैमसन एगोनिस्टिस कब पब्लिश किया गया था? ये 1671 में, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, 1671 में सैमसन एगोनिस्टिस आया था और ये उसके साथ पब्लिश किया गया था, पैराडाइज रीगेंट के साथ। नेक्स्ट, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ, मीन्स सैमसन एगोनिस्टिस किस फॉर्म में लिखा गया है? तो सैमसन एगोनिस्टिस जो है वो ट्रेजेडी के फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें एक सैमसन होता है, मेन कैरेक्टर है, वो रहता है, इज़राइल का रहता है और उसे गाज़ा की जेल में उसे बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे फ़िलिस्तीन आर्मी के द्वारा। उसकी आँख निकाल ली जाती है वहाँ पे और वहाँ उसे भी ना बहुत सारी आँख निकाल कर के वो यहाँ उसको कोठरी में, काल कोठरी में मीन्स जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में ये पूरा दिया गया है और लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो मर भी जाता है। इसके लिए इसे ये ट्रेजेडी है, सैमसन एगोनिस्टिस इज़ अ ट्रेजेडी, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेजेडी। नेक्स्ट, द मॉडल फॉर सैमसन एगोनिस्टिस वाज, मॉडल सैमसन एगोनिस्टिस का मॉडल क्या है? मीन्स वो किससे इंस्पायर होके वो लिखे थे? तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा, सॉरी, द मॉडल ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस वाज, सैमसन एगोनिस्टिस का मॉडल कौन था? वो किसे अपने मॉडल के रूप में मानते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा यूरिपाइड्स, जैसे यूरिपाइड्स जो थे ना, वो भी एक पैट्रियोटिक होते हैं और वो लास्ट में क्या कहते हैं, ऐसे ही तो वैसे ही ना ये सैमसन एगोनिस्टिस जो थे वो यूरिपाइड्स की तरह ही वो देशभक्ति शो करते हैं, अपना पैट्रियोटिक फीलिंग शो करते हैं और लास्ट में वहाँ पे उनको वो ऐसे गाजा की जेल में बंद कर दिया जाता है और लास्ट में अपने देश के लिए मरने के लिए, इज़राइल के लिए ही वो मर के शहीद हो जाते हैं। इसलिए इनका सैमसन एगोनिस्टिस का मॉडल कौन था? वो यूरिपाइड्स के जैसा, वो यूरिपाइड्स इनके मॉडल थे।
नेक्स्ट सैमसन रिप्रेजेंट्स, सैमसन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द फॉलन हीरो सीकिंग रिडेम्पशन। वही जो वो हीरो, द फॉलन हीरो सैमसन जो थे, वो कैसे एक पहले इनके पास बहुत सारा रुतबा होता है, पावर होता है, और बाद में इनकी वाइफ जो रहती है डेलिला, वो फिलिस्तीन की ही रहती है। तो जब ये इससे शादी कर सैमसन से शादी कर लेती है ना, तो उसके बाद इनका इनका जो पावर होता है वो इसके बाल से रहता है। तो वो क्या करती है, इनका इसका बाल ही कटवा देती है, तो इससे इसका सारा पावर चला जाता है सैमसन का, और लास्ट में फिलिस्तीन आर्मी इसे जेल में बंद कर देते हैं, इसकी आँखें निकाल लेते हैं। तो इसी इसी के लिए दिया द फॉलन हीरो सीकिंग रिडेम्पशन। वो पश्चाताप का सोच खोजते रहता है, कैसे मीन्स कि पहले कैसे वो रुतबा वाला, पावर वाला वो आदमी था और अभी कैसा हो गया है। नेक्स्ट, डेलिला विजिट्स सैमसन टू एपोलोगाइज। अब डेलिला जो कि उसकी सैमसन की वाइफ होती है, डेलिला कौन होती है? सैमसन की वाइफ होती है। तो ये रहती है ना, वाइफ होती है, और उसका जब बाल कटवा देती है, तो उसके बाद फिर जब ये जेल में बंद हो जाते हैं सैमसन, तो उसके लिए वहाँ वो एपोलॉजी के लिए जाती है, मीन्स माफी मांगने के लिए वो जाती है सैमसन से, जब वो गाजा की जेल में बंद रहते हैं तभी। द स्ट्रक्चर ऑफ सैमसन एगोनिस्टस रिजेंबल्स, सैमसन एगोनिस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है? मीन्स मिल्टन जो है वो सैमसन एगोनिस्टिस लिखे थे, तो वो किससे इंस्पायर होकर लिखे थे? तो वो है ग्रीक ट्रेजेडी से। ग्रीक ट्रेजेडी से इंस्पायर होकर के लिखते हैं, और इस पे वो कोरस भी रिप्रेजेंट किए, जैसे ग्रीक लिटरेचर में होता था ना, उसमें कोरस दिखाया जाता था। तो इसमें भी मिल्टन ने भी यहाँ ग्रीक ट्रेजेडी से ही इंस्पायर होकर ये लिखते हैं, और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कोरस भी इसमें दिखाया है। द फाइनल एक्ट ऑफ सैमसन इज, सैमसन का फाइनल एक्ट क्या है? तो ये हेरोइक सैक्रिफाइस हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो जो सैमसन रहते हैं, वो लास्ट में उनको वो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए। तो इसलिए, और उसी के साथ वो हमारा ये जो है बंद हो जाता है ड्रामा। तो इसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है हेरोइक सैक्रिफाइस। वो लास्ट फाइनल एक्ट ऑफ सैमसन इज, सैमसन का क्या शो करता है? वो हेरोइक सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, द मैसेज ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस इज, सैमसन एगोनिस्टस का मैसेज क्या है? इनर स्ट्रेंथ थ्रू फेथ। वो भगवान पे बहुत, अपने गॉड पे बहुत विश्वास करते थे, और गॉड ने ही उनको ऐसे किसी के रूप से उनको मैसेज दिया था कि वो फिलिस्तीन की लड़की से शादी करे। तो इसके लिए वो फिलिस्तीन की लड़की से, डेलीला से शादी करते हैं, जो बाद में उन्हें धोखा दे देती है। और इसके कारण उन्हें बहुत रिडेम्पशन, बहुत पश्चाताप भी होता है कि मैंने मीन्स कैसा मैं पावर और रुतबा वाला था, लेकिन भगवान के कहने पे मैंने शादी कर लिया, और मेरा कैसा हालत हो गया अभी, ऐसे करके। तो उनका इनर स्ट्रेंथ थ्रू फेथ, उनका भगवान पे बहुत, गॉड पे बहुत विश्वास रहता था। और लास्ट तक वो होते हैं वहाँ की गाजा की, जब गाजा की जेल में बंद रहते हैं, तो जेल जेल से निकलते हैं। वहाँ पे फिलिस्तीन आर्मी जो रहता है ना, उन लोग उनको जेल में बंद करने के ये में उनको वहाँ पे खुशियाँ मनाता है। रात में अपने एक देवता की पूजा करते हैं उन लोग, और वहाँ पे सब एकजुट होते हैं फिलिस्तीन आर्मी। तो वहाँ पे ही वो फिर लड़ते हुए लास्ट में शहीद हो जाते हैं। तो इसके लिए बोला गया था मैसेज ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस इज इनर स्ट्रेंथ। उसका मैसेज क्या देता है? उनका अंदर का जितना स्ट्रेंथ था, पावर था, और उनका भगवान पे बहुत फेथ था, थ्रू फेथ, इनर स्ट्रेंथ थ्रू फेथ। नेक्स्ट, लूसिडस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लूसिडस क्या है? लूसिडस है वो, लूसिडस इज एन एलजी, ये एक एलजी है। एलजी क्या होता है? जब हम किसी के ये एक मॉर्निंग मॉर्निंग सॉन्ग होता है, मॉर्निंग मीन्स MOURNING, जिसे शोक गीत कहा जाता है। तो लूसिडस क्या है? मॉर्निंग सॉन्ग। तो मॉर्निंग सॉन्ग है ये, और इसमें बोला गया है लिसिडस क्या है हमारा? ये एक एलिजी है। लिसिडस वाज रिटन टू मॉर्न, लिसिडस जो लिखा गया था वो किसके लिए लिखा गया था? किसके लिए लिखा गया था? किसको शोक गीत ये के लिए लिखा गया था? तो ये एडवर्ड किंग के लिए, एडवर्ड किंग को ही इसमें मॉर्न किया गया है। ये मॉर्निंग सॉन्ग है वो एडवर्ड किंग के लिए। नेक्स्ट, कोमस इज अ, कॉमस क्या है? मिल्टन का कॉमस जो है वो एक मास्क है, कॉमस इज अ मास्क। नेक्स्ट, द सेंट्रल वर्च्यू इन कॉमस इज, कॉमस का सेंट्रल वर्च्यू क्या होता है? इसमें चेस्टिटी शो किया जाता है, मीन्स चेस्टिटी का मीन्स होता है सैक्रेड, मीन्स प्योर, पवित्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो इसका सेंट्रल वर्च्यू क्या हो जाएगा कोमस का? चेस्टिटी। एरियोपेजिटिका इज, एरियोपेजिटिका क्या है? एरियोपेजिटिका इज अ पैम्फलेट, ये एक पैम्फलेट था, और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लिखा गया था मिल्टन के द्वारा, वही है। नेक्स्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक्सप्रेसेस मिल्टन्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है?
मिल्टन्स का फेथ एंड पेशेंस, मिल्टन जो है वो भी ब्लाइंड हो चुके थे 1652 में ही वो ब्लाइंड हुए थे। तो उसी के बारे में कहा गया है, उसमें वो एक अपना ये भी लिखे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो वो क्या शो करता है, फेथ एंड पेशेंस। नेक्स्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इज फ्रॉम, ये लाइन जो है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन किससे लिया गया है, वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ही लिया गया है। ये भी हमारा पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑन शेक्सपियर वॉज रिटन इन, ऑन शेक्सपियर मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ये कब लिखा गया है, 1623 में। नेक्स्ट, टू पेंसोरोसो एंड एल एलिग्रो रिप्रेजेंट, एल एलिग्रो और पेंसोरोसो ये मिल्टन का लिखा गया वर्क है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एल एलिग्रो का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी मैन, और इसका पेंसोरोसो मीन्स होता है मेलनकॉली मैन, मीन्स इसका मतलब होता है बहुत हैप्पी और खुश वाला आदमी, मेलनकॉली सैड, सैड वाला फीलिंग, तो इसे ही एल एलिग्रो मीन्स हैप्पी मैन एंड पेंसोरोसो मीन मेलनकॉलिक। नेक्स्ट, मिल्टन सर्व्ड अंडर, मिल्टन जो है वो किस ये के अंडर सर्व किसके रेन में वो सर्व किए थे, तो ये ओलिवर क्रोमवेल, मिल्टन वाज अ सिविल सर्वेंट, ये एक सिविल सर्वेंट भी थे, तो इसलिए बताया गया है ये ओलिवर क्रोमवेल का तभी वहां शासन था, और इसके अंडर ही वो तभी थे मिल्टन। मिल्टन्स पॉलिटिकल व्यूज वर, मिल्टन का पॉलिटिकल व्यूज था वो कैसा था, वो रिपब्लिकन था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो इससे भी आ जाते हैं, क्या पॉलिटिकल व्यू कैसा था, वो कैथोलिक थे या प्रोटेस्टेंट थे, उनका बिलीफ कैसा था, इस टाइप का फिर इनका इस बार डी ट्रिपल एस बी के जो एग्जाम हुए हैं उस पे आपका ये पूछा गया था कि मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम में से बहुत होते हैं ना कि ये सब को तो हम बहुत सोचते हैं कि ये सब बहुत इजी इजी होता है, ये सब तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन लास्ट में ना एक दो क्वेश्चन भी देता है। तो मिल्टन का हमारा डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 1608, ये डी ट्रिपल एस बी के हाल ही में जो हुए हैं एग्जाम, उसमें मीन्स 25 में जो भी एग्जाम हुआ है ना, ऐसे उसमें पूछा गया था टीजीटी के एग्जाम में। नेक्स्ट, हिज प्रोज राइटिंग्स डिफेंड, उनका जो प्रोज है, प्रोज राइटिंग्स है वो क्या डिफेंड करता है, वो डाइवोर्स एंड लिबर्टी, ये हो जाएगा इसमें हमारा आंसर, डाइवोर्स एंड लिबर्टी। नेक्स्ट, मिल्टन्स ब्लैंक वर्स इन्फ्लुएंस, ब्लैंक वर्स मिल्टन का जो था वो किसे इन्फ्लुएंस किया गया किसे इन्फ्लुएंस किया था, वो वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ जो थे वो इनके इनके ब्लैंक वर्स से बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट, मिल्टन्स एजुकेशन वॉज एट, मिल्टन का एजुकेशन कहाँ हुआ था, कैम्ब्रिज में। नेक्स्ट, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस बिगेन अराउंड, देखिए ये मैंने पहले ही बताया, 1652 में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, तो उसमें वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपना एक वर्क भी लिखे हुए हैं। 1652 इज राइट आंसर। मिल्टन्स पोइट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मिल्टन का पोइट्री था वो कैसा कैसा डिस्क्राइब करता है, मीन्स कैसा टाइप होता था उसका, मिल्टन्स पोइट्री वॉज क्लासिकल एंड ऑस्टर, उनका पोइट्री जो था वो क्लासिकल था, और वो ऑस्टर मीन्स होता है, मीन्स सिंपल प्लेन, ऐसे ऑस्टर का मीनिंग होता है। तो ये मिल्टन का पोइट्री था वो कैसा था, वो क्लासिकल और ऑस्टर होता था। मिल्टन इज ऑफन कॉल्ड, मिल्टन इज ऑफन कॉल्ड, मिल्टन को अक्सर बोला जाता है द एपिक पोएट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, देखिए मैंने बताया ये प्रोटेस्टेंट थे, ये कैथोलिक में भी ना, सॉरी क्रिश्चियनिटी में भी दो होते हैं, कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो मिल्टन जो थे वो प्रोटेस्टेंट से थे, तो मिल्टन इज ऑफन कॉल्ड द एपिक पोएट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारा यहाँ तक हमारा लास्ट स्लाइड था, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, and like and subscribe my channel. Thank you for watching. See you in next video. Bye.